हेलो दोस्तों, यूर वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल #BCC। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि मैं दो ही कंटेंट आप लोगों के समक्ष लाता हूँ। एक क्लास 10 का मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा अकाउंटेंसी का होता है। तो आज के सेशन में अकाउंटेंसी का कुछ प्रश्न आप लोगों के समक्ष फिर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो बिना कोई टाइम गंवाए हुए देखिए फटाफट। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड इन IAS। यानी ये इंडियन स्टैंडर्ड वाले में से है कि रोकड़ प्रवाह विवरण किस मानक में शामिल है, यानी कौन से स्टैंडर्ड में आता है। AS1 में आता है, AS2 में, AS3, AS6 में। तो दोस्तों AS1 में आता है लेखांकन नीतियों के बारे में AS1 में आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म में दोस्तों। दूसरा इसमें ऑप्शन है कि AS2, तो ये आता है इन्वेंट्री के मूल्यांकन करने में। A6 आता है ह्रास के लेखांकन में। तो बचा मेरा ऑप्शन सी, जो करेक्ट ऑप्शन है। रोकड़ प्रवाह विवरण AS3 के अंतर्गत ही आ जाता है, तो ये सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ नॉट प्राइमरी बुक। इनमें कौन प्राथमिक पुस्तक नहीं है। जर्नल नहीं है, या कैश बुक नहीं है, या जर्नल प्रॉपर नहीं है, या फाइनल अकाउंट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक A, B और C, जर्नल भी प्राथमिक पुस्तक में आता है। उसके बाद कैश बुक भी आ जाता है, जर्नल प्रॉपर भी आ जाता है। तो अंतिम खाता जो होता है फाइनल अकाउंट, वो नहीं आता। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इनमें से कौन एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है। तो नीरज अकाउंट, या फिर आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट, या फर्नीचर अकाउंट, फैंसी ट्रेडर्स। तो इसमें नीरज अकाउंट एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, तो ये तो होगा नहीं। फर्नीचर अकाउंट है रियल, एक रियल अकाउंट है। फैंसी ट्रेडर्स है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी मानव निर्मित है ये। और ये तो नाम से ही स्पष्ट हो गया नीरज अकाउंट, तो ये है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो जिसमें परत या उपसर्ग लगा हुआ होता है वो नहीं होता लगभग। आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट ये किसी न किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसी का बकाया मजदूरी होगा तो ये उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 4 के लिए थोड़ा वेट कीजिए प्लीज़। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या है। इसमें बैंक अधिविकर्ष खाता क्या है। क्या वो एक पर्सनल अकाउंट है, या फिर नॉमिनल है, या फिर रियल है, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। दोस्तों इसमें पर्सनल नहीं आएगा क्योंकि नाम से संबंधित खाता होता है। जैसे नीरज अकाउंट, अहमद अकाउंट, राजू अकाउंट। वास्तविक खाता के बारे आप लोग जानते हैं कि ये संपत्ति से संबंधित हो, जैसे फर्नीचर अकाउंट। नाम मात्र खाता लाभ हानि से संबंधित होता है। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो किसी न किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बैंक से उधार लिया है। कुछ मतलब पैसा उससे वसूल उसके ऊपर ओवर है। जो बैंक अधिविकर्ष खाता जो है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत आ जाता है। तो इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेबिट मीन्स। डेबिट का आशय क्या होता है। तो इसमें संपत्ति में वृद्धि हो जाता है, या दायित्व में वृद्धि होता है, या फिर स्वामी की क्षमता में वृद्धि हो जाता है, या संपत्ति में कमी आ जाता है। तो इसके लिए दोस्तों एक एंट्री पास कर लेते हैं कि मान लिया 20,000 का अगर हम फर्नीचर खरीद लिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नकद में खरीदे हैं। तो 20,000 के फर्नीचर से क्या हुआ, मेरा कैश गया है लेकिन हमारी एसेट्स में वृद्धि हो गया। 20,000 से उसमें क्या हो जाएगा, एसेट्स में वृद्धि हो जाएगा। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है, संपत्ति में वृद्धि। कैश में कमी आया लेकिन संपत्ति में वृद्धि हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि क्रेडिट मीन्स क्या, यानी कि क्रेडिट का आशय क्या होता है। क्या इससे संपत्ति में वृद्धि हो जाता है, या फिर दायित्व में वृद्धि होता है, या दायित्व में कमी आ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए भी एक सिचुएशन को परख लेते हैं कि मान लिया 7,000 रुपया किसी हमको सैलरी देना था। मिस्टर ए को 7,000 रुपया सैलरी देना था, जिसमें से हम उसको मात्र 5,000 रुपया ही दे पाए हैं। 2,000 उसकी सैलरी अभी भी आउटस्टैंडिंग है, बकाया है। तो ये जो 2,000 है वो मेरे लिए क्या करेगा कि लायबिलिटी में वृद्धि करवा देगा। इससे क्योंकि ये 2,000 रुपया नहीं दिया तो मेरे लिए एक लायबिलिटी है। तो इस लायबिलिटी होने की वजह से इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज इन लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब 7, 8 और 9 के लिए थोड़ा वेट कीजिए प्लीज़, वीडियो पास करो। अब क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि रोजनाम चाय में कितने खाने होते हैं। तो हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन जनरल। तो जनरल में कुल 5 कॉलम होते हैं। वो क्या, एक होता है डेट का,
दूसरा है पार्टिकुलर, तीसरा है लेजर वैल्यू, चौथा है डेबिट और पाँचवा है क्रेडिट। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नो जर्नल एंट्री इज़ मेड फॉर, यानी इनमें से किसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी है कैश डिस्काउंट, बॉथ, ट्रेड डिस्काउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों, नगद छूट जो होता है ना, वो उसी समय मतलब इस एंट्री पास करते समय दिखा दिया जाता है कि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सोनू ब्रदर्स अकाउंट। तो इसमें कैश डिस्काउंट्स का लिखा जोखा होता है। उसके बाद जो है सो ट्रेड डिस्काउंट का नहीं होता, व्यापारिक छूट का इसमें नहीं होता, क्योंकि व्यापारिक छूट काट के दिया जाता है व्यापारिक बट्टा उसी समय। तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 9, कैश अकाउंट इज़ रोज रोकड़ खाता क्या है इनमें से, क्या वो व्यक्तिगत खाता है या फिर वास्तविक है या फिर नाम मात्र है या इनमें से कोई नहीं। तो रोकड़ एक संपत्ति है और संपत्ति जो होता है वो संबंध रखता है वास्तविक खाते से। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, रोकड़ एक वास्तविक खाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि जनरल रिजर्व एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट इज़, यानी समान संचय और जो लाभांश समानीकरण है अकाउंट है खाता, वो किसके अंतर्गत आएगा। क्या वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा या फिर रियल में आने वाला है या फिर नॉमिनल में होगा या फिर नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। तो जनरल रिजर्व जो है वो लाभ हानि से संबंधित खाता है नहीं, न संपत्ति से संबंधित है, नन ऑफ दीज इसमें से नहीं होगा, बल्कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के लिए थोड़ा वेट कीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि मिस्टर शिवम को 10,000 का माल बेचा, यह कैसा लेन देन है। क्या यह एक उधार है लेन देन है या फिर नकद लेन देन है या फिर दोनों हो सकता है इसमें या इनमें से सभी। तो दोस्तों जब हम 10,000 का माल बेचे शिवम को और इसमें कैश का कोई चर्चा नहीं है, मतलब नकद का कोई बात ही नहीं आ रहा है, सीधा नाम दिया हुआ है। तो इसका अकाउंट का जो गोल्डन रूल आता है उसमें नियम दिया हुआ है कि जब हम किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं और नकद का कोई चर्चा नहीं करते तो उसको उधार में समझा जाता है। तो मिस्टर शिवम को 10,000 का माल बेचा तो यह एक उधार विक्रय है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। और 12 है कि जनरल तैयार किया जाता है किस आधार पे, जो मुख्य 3 नियम है गोल्डन रूल उसके आधार पे या फिर 5 नियम के आधार पे या जैसे तैसे कर लेते हैं या फिर लेखांकन मानक के आधार पे। दोस्तों लेखांकन मानक तो उसमें एक सब किसी का एक मूल्यांकन दिया हुआ कि कैश फ्लो किसके अंतर्गत आएगा, हरास का क्या आना, इन्वेंट्री किस में होता है, तो ये तो आएगा नहीं, जैसे तैसे भी नहीं होगा। 5 नियम अभी तक तो हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। बाकी गोल्डन रूल लगभग सब आदमी जानते होइएगा कि इसमें 3 रूल है कि पाने वाले को डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज़ इन। बहरहाल जो भी इसके अंतर्गत आता है ऑप्शन ए इसका सही होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नई क्लास के साथ आवेंगे।